फिर हमारे मेन ऑफिसर कहते हैं, हे नर्वस मत हो। फिर एक आदमी कहता है, यह तो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स का हिस्सा है। क्लाइंट सोचता है, क्या ये लोग बिल्कुल नहीं रुकने वाले? इन्होंने तो मुझे सर्च वारंट भी नहीं दिखाया। एक और आदमी सूट और टोपी पहने हुए क्लाइंट की डायरी उठाता है। वो कहता है, कितना अजीब, ये लाइन, इसका क्या मतलब है? क्लाइंट जानता है कि ये लिखा हुआ सब काम आएंगे का मतलब है। क्लाइंट सोचता है, वो। क्लाइंट कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। एक ऑफिसर कहता है, हम बहुत खुश हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं ये देखकर कि आप अभी भी जिंदा हैं। क्लाइंट अपने आप से सोचता है कि यह एक मौका है, लेकिन फिर जल्दी से कहता है कि उससे नहीं पता। उसको याद है कि उस दिन सुबह उठते हुए उससे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कुछ सही नहीं है, जैसे वो कुछ भूल रहा है। वो सोचता है कि लोएन किंगडम का जुडिशियल सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वहाँ सर्च वारंट्स हो सकें, और पुलिस फोर्स तो सिर्फ 15 या 16 साल पहले बनाई गई थी। दो आदमी सूट और टोपी में उसके पास खड़े हैं। वो सिर पकड़े परेशान नजर आता। अब वो सोचता है कि क्या करे। फिर तय करता है कि वो वेल्च पर इल्जाम डाल देगा। आखिर मरे हुए लोग जवाब नहीं दे सकते। यह विचार उसे बेहुदा लगता है। क्या लोग उस पर यकीन करेंगे? उसे लगता है कि उसे अपनी बात को साबित करने के लिए गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। एक आदमी जो सूट और टोपी पहने हुए है अविश्वास जताते हुए कहता है कि उन्हें लगता है क्लाइंट एमनेसिया का नाटक कर रहा है। वे तो इसे इंसेनिटी की प्ली मानने को ज्यादा तैयार हैं। क्लाइंट जवाब देता है कि वह सच बोल रहा है। मैन ऑफिसर क्लाइंट को बुलाता है। फिर वो खुद सोचता है कि शायद क्लाइंट सच कह रहा है, ये संभव है। वो बताता है कि एक एक्सपर्ट अगले 1-2 दिन में आएगी जो उसकी खोई हुई यादें वापस लाने में मदद करेगी। क्लाइंट को हैरानी होती है कि उस आदमी ने उस पर भरोसा कर लिया। फिर वो कहता है कि क्लाइंट का सहयोग सराहनीय है। उसे हिदायत दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक टिंगेन शहर न छोड़े। अगर जरूरी हो तो पहले ऑफिसर माउंटबेटन को बताना होगा, वरना कानून का सामना करना पड़ेगा। अब क्लाइंट सोचता है कि क्या ये सब खत्म हो गया? क्या अब और सवाल नहीं पूछे जाएंगे? या शायद उसे फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाएगी? उसके मन में आता है कि अब क्या करना चाहिए। झूठ बोलता रहे। फिर खुद से कहता है, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि सभी लोग मरते हैं भगवानों को छोड़कर? उसे नहीं पता कि आगे उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। शायद पुलिस से कुछ संपर्क बनाए रखना ही सही होगा। सूट और टोपी पहने एक आदमी कहता है, तुम बहुत लकी हो। फिर वो जोड़ता है, ऐसे इंसिडेंट के बाद ज्यादातर लोग जो शामिल होते हैं मारे जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। क्लाइंट राहत महसूस करता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसे लगता है कि वो वाकई बहुत फॉर्चुनेट है। बीते दिनों की घटनाओं को याद करता है और सोचता है कि उसने वो खास वाक्य क्यों लिखा था। इसका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा। उसे लगता है कि शायद सच बोलना ही सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन इसे कैसे किया जाए ये सावधानी से तय करना होगा। उसे लगता है कि अब तक जो हुआ उसमें उसका रिएक्शन एक आम इंसान जैसा होना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्टिंग में कुछ कमी थी। अब वो ठान लेता है कि उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारने के लिए गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। क्लाइंट अपने कमरे के फर्श पर लेटा है। वो बेड के नीचे हाथ डालकर एक रिवॉल्वर निकालता है। माथे से पसीना पोंछते हुए वो तय करता है कि मेलिसा के घर लौटने तक इंतजार करेगा और उसके लिए लैम और पीस्टू बनाएगा। उसे याद आता है कि मेलिसा का कुकिंग स्टाइल अभी भी बहुत सिंपल और क्रूड है। वैसे भी गरीब परिवारों के पास ज्यादा मसाले नहीं होते। अब वो अनुमान लगाता है कि अगर वो मेलिसा का इंतजार करेगा तो खाना बनते बनते 12:30 बज ही जाएंगे और तब तक वो भूखी हो जाएगी। इसलिए वो सोचता है कि अब उसे दिखाना होगा कि असली कुकिंग कैसी होती है। उसे ख्याल आता है कि क्या होगा अगर मेलिसा पूछे कि उसने अचानक कुकिंग कैसे सीख ली। फिर तय करता है वेल्च को ब्लेम कर देगा। मरे हुए लोग तो कुछ कह नहीं सकते। एक्सपर्ट के बारे में सोचता है जो उसकी यादें वापस लाने में मदद कर रही है। उसे लगता है शायद वह कोई साइकोलॉजिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट ध्यान से ग्रीन अनियंस को चॉपिंग बोर्ड पर काट रहा है। अगले सीन में वो रेड पेपर्स और गार्लिक जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स एक पॉट में डालता है जिसमें ब्रॉथ उबल रहा है। वो कहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्लाइंट एक दरवाजे पर खड़ा मेलिसा को देख रहा है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है और खुशी जताते हुए कहता है, तुम लौट आई। उसके हाथ में गर्म सूप का कटोरा है। मेलिसा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मेलिसा पूछती है, क्या तुमने ये सूप बनाया है? वो टेबल पर बैठ जाती है जहां सूप का एक बाउल और 2 ब्रेड के टुकड़े रखे हैं। क्लाइंट कहता है, ट्राई करो, बताओ कैसी लगी। मेलिसा टेबल पर बैठी सोच रही थी। उसने फोक उठाया, खाने के लिए तैयार थी। पहला बाइट लेते ही उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। उसने बाउल टेबल पर रख दिया। अब वो बिल्कुल खाली था और चमक रहा था। वो टेबल से उठ खड़ी हुई। वो कहती है, ये सब तो तुम्हारे लिए होना चाहिए था। क्लाइंट मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं पहले ही कुछ बाइट्स ले चुका हूँ। दोनों टेबल पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। मेलिसा के हाथ में फोर्क था जिस पर मीट का टुकड़ा लगा था। क्लाइंट सोच रहा था, सच तो ये है कि वो खुद भी जानना चाहता है उस दिन क्या हुआ था। उसे अपने दोस्तों की हालत का भी पता लगाना था। तभी मेलिसा पूछती है, ये तुमने कैसे बनाया? क्लाइंट जवाब देता है,
ये एक प्रिविलेज है जो शेफ होने के साथ आता है। मेलिसा उसकी बात से सहमत होती है। क्लाइन फिर मेलिसा से कहता है कि उसने वास्तव में वेल्च से पूछा था कि वो उसे ये डिश बनाना सिखाए। इस बार वो बिल्कुल नहीं कह सकता था कि ये उसका पहली बार था ये डिश बनाने का, लेकिन वेल्च जैसे अनुभवी शेफ के मुकाबले उसका खाना अभी भी कुछ कमजोर था। उसने सोचा कि जब उसके पास पैसे होंगे वो मेलिसा और बेंसन को एक रेस्टोरेंट ले जाएगा जहां वे और भी स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। अचानक मेलिसा को क्लाइन का इंटरव्यू याद आया। उसने एक डकार ली और शर्म से अपना मुंह ढक लिया। क्लाइन मुस्कुराते हुए बोला कि उसका काम है सफाई करना। मेलिसा ने सिर हिलाकर हामी भरी। मेलिसा थोड़ी परेशान लग रही थी और सोच में डूबी हुई थी। उसने देखा कि क्लाइन ने काली मिर्च और लार्ड का इस्तेमाल किया है। क्लाइन ने कहा कि ये सिर्फ थोड़ा सा है और ये स्वाद के लिए है। मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि अब से वो खाना बनाएगी और उसे जल्दी से अपने इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए और नौकरी ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि वो जल्दी सो जाए और उसे गुड नाइट कहा। क्लाइन ने भी उसे गुड नाइट कहा। जब वो बिस्तर पर था उसे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। उसने सोचा अब क्या टाइम हुआ है, क्या मेलिसा मुझे उठाना भूल गई? उसे हैरानी हुई, यह कौन हो सकता है? दरवाजे के इस पार से आवाज आई, मैं डन स्मिथ हूँ। क्लाइन चौंक गया। डन स्मिथ। दरवाजा धीरे से खुला। क्लाइन ने पूछा क्या कुछ हुआ है? डन स्मिथ ने बताया कि उन्होंने एक कोचमैन ढूंढ लिया है जिसने पुष्टि की कि क्लाइन 27 तारीख को वहाँ था। वो यह भी बताता है कि उसी दिन जब मिस्टर वेल्च और मिस नाया की मौत हुई थी क्लाइन वेल्च के घर गया था। डन ने यह भी जोड़ा कि वेल्च ने क्लाइन की कोच की पेमेंट में मदद की थी। क्लाइन ने जवाब दिया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो साबित करे कि मेरा वेल्च और नाया की मौत से कोई संबंध है। उसे लगा कि वो सच में उस दिन की घटनाएं याद नहीं कर पा रहा। उसे याद नहीं था कि 27 तारीख को उसने क्या किया था। बस सोचने लगा कि शायद डन स्मिथ उस पर यकीन नहीं कर रहा। रिवाइज क्लाइन आगे कहता है कि जब वो सुबह उठा तो उसने अपने पैरों के पास खून की कुछ बूंदें देखी। उसने कहा कि सिर्फ अपनी डायरी की एंट्रीज के जरिए ही वह थोड़ा बहुत समझ पाया कि शायद वो 27 तारीख को वेल्च के घर गया था। वह सोचता है बिल्कुल वही जो मैंने अंदाजा लगाया था। 27 जून को असली क्लाइन वाकई में वेल्च के घर गया था और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली जैसे वेल्च और नाया ने की। डन स्मिथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्लाइन की मानसिक स्थिरता, कंपोजर बहुत स्ट्रांग है। क्लाइन ने फिर डिक्लेयर किया कि जो कुछ भी उसने बोला था वो सच था, लेकिन उसके इंटरनल थॉट्स ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ सच्चाई का एक हिस्सा था। डन स्मिथ एक हैट और सूट पहने हुए बोला कि मिस्टर वेल्च का एक रिवॉल्वर खो गया है और उसका कुछ पता नहीं है। उसने सोचा कि वो वहां उसे ढूंढ सकेगा। फिर उसने क्लाइन से पूछा कि क्या ये सही नहीं है। क्लाइन के अंदर के ख्यालात ने फिर ये सवाल उठाया कि क्या ये रिवॉल्वर वेल्च की थी। क्लाइन ने अपने हाथ ऊपर किए। उसने कहा कि बेड के नीचे फ्रेम के अंदर रिवॉल्वर है। डन स्मिथ वहां था और उसने पूछा अगर क्लाइन को और कुछ कहना है। क्लाइन ने कहा कि कुछ तो है। उसने बताया कि 2 रात पहले वो रात को बीच में उठ गया था। उसके बाद उसने देखा कि उसकी कुछ यादें खो गई हैं, इंक्लूडिंग जो भी उसने वेल्च के घर पर 27 को देखा या किया। उसने ये किया कि वो झूठ नहीं बोल रहा और सच में उससे कुछ याद नहीं है। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि ये उसके पहले से सोचने के हिसाब से था और ये उन्हें पिछले कुछ इंसिडेंट्स की छुपी हुई लॉजिक भी मैच होती है। उसने ये भी बोला कि उससे नहीं पता क्लाइन कैसे सरवाइव कर गया। क्लाइन ने गहरी सांस ली, कहकर कि उससे भी नहीं पता कि वो कैसे बचा, जब तक डन स्मिथ उस पर विश्वास करता रहा। लेकिन डन स्मिथ ने कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्लाइन पर भरोसा किया, क्योंकि अभी क्लाइन पर बहुत ज्यादा शक है। डन स्मिथ क्लाइन के पास खड़ा हुआ, ये कह रहा था कि उन्हें ये पक्का करना पड़ेगा कि क्लाइन ने सच में जो हुआ उससे भूल गया है और उसने मिस्टर वेल्च और मिस नाया की मौत का कारण नहीं बना। डन स्मिथ ने क्लाइन से उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने और पुलिस स्टेशन वापस आने को कहा। ये भी बताया कि पूरा प्रोसेस शायद जल्दी हो जाएगा। क्लाइन ने पूछा कि क्या एक्सपर्ट वहां पहले से है, क्योंकि डन स्मिथ ने बोला था कि 2 दिन लग सकते हैं। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि वो उम्मीद से पहले आई थी। क्लाइन ने कहा क्या वो मेलिसा के लिए एक नोट छोड़ सकता है। डन स्मिथ ने हाँ किया। क्लाइन को लगा कि एक्सपर्ट शायद ये पता कर सकेगा कि उसने ट्रांसमाइग्रेट किया है। उसने ये भी सोचा कि एम्परर रोसेल का असैसिनेशन 7 मेजर चर्चेस के सामने हुआ और यह ट्रांसमाइग्रेशन जैसे कुछ डिस्कवर हो सकता है। क्लाइन डेस्क पे बैठकर सोच रहा था कि शायद वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने आ जाएगा। उसने सोचा कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई लड़ने की क्षमता नहीं है और बाहर कितने और पुलिस इंतजार कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। उससे लगा अगर उन्होंने अपने बंदूक निकाली और उस पर गोली चलाई तो वो खत्म हो जाएगा। क्लाइन ने फैसला किया कि इस सिचुएशन को एक कदम एक समय पर लेना पड़ेगा। उसने एक नोट लिखने की तैयारी की। एक चाबी और एक छोटी किताब डेस्क पर पेपर के बगल में रखी थी।
डन स्मिथ, क्लाइन और एक और आदमी एक कैरेज के पास खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा अंदर जाने के लिए। अचानक एक आदमी ने किसी को बुलाया कि जो उसने चुराया है वो दे दे। वो आदमी चिल्लाता रहा कि जो उसने चुराया वो वापस करो, उससे धमकी देते हुए। दूसरा शख्स चोरी करने से इनकार करता रहा और आजादी की मांग की। एक घोड़ा उस आदमी से टकरा गया जो क्लाइन का हाथ पकड़े हुए था। क्लाइन को लगा यह उसका मौका है। डन स्मिथ पास में खड़ा था। क्लाइन भाग गया। क्लाइन ने सोचा कि इसके बाद वो बैकलैंड जाएगा, क्योंकि उससे लगा बैकलैंड में पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां छुपना आसान होगा। डन स्मिथ ने कहा समझ गया, और क्लाइन को पता भी नहीं था कि डन स्मिथ वहां था। जब घोड़ों के नाखूनों की आवाज सड़क पर सुनाई देने लगी और एक घोड़ा गाड़ी नजदीक आ रही थी, क्लाइन को लगा कि वो ऑलमोस्ट वहां है। वो थोड़ा चकित हुआ। क्लाइन के जहन में ये चल रहा था कि वो जिस जगह पर है उसके बारे में सोच रहा है। एक गाड़ी तेज चल रही थी सड़क पर। क्लाइन सोचता है कि उसकी बातें थोड़ी वेग थीं, लेकिन उसकी ट्रांसमाइग्रेशन और गैदरिंग को छोड़कर उसने अब सब कुछ कन्फेस कर दिया था। उसने सोचा कि क्या वो पकड़ा जाएगा। क्लाइन को लगा कि जब तक वो शहर से भाग जाएगा वो उस एक्सपर्ट से नहीं मिलेगा। क्लाइन ने गाड़ियों को देखा। क्लाइन ने सोचा कि जब उससे मौका मिलेगा तो वो एक कैरेज में जंप करेगा ताकि पुलिस को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से भटका सके। एक कैरेज आई। क्लाइन ने ड्राइवर को जल्दी करने को कहा ताकि वो उन्हें शहर के बाहर पियर तक ले जा सके। फिर एक हफ सुना जाता है। क्लाइन बिस्तर पर बैठता है भारी सांसों से और अपने चेहरे को हाथ से ढक लेता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ एक सपना था और शुक्रिया अदा करता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और एक पुराना लाल चांद देख रहा है। वो अपने पॉकेट वॉच को चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 2 बजे सुबह है। क्लाइन फिर बिस्तर से उठता है और अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है। सोचता है कि उससे खुद को हल्का करना है। बाद में क्लीन एक कमरे में खड़ा है। वो अंदर से ओवरनाइट गॉडीज के बारे में सोच रहा है। फिर वो टर्न करता है और डन स्मिथ को खिड़की के पास खड़ा देखता है। क्लीन हैरान होता है और सोचता है कि ये तो वही है। क्लीन सोचता है अंदर से कि ये डन स्मिथ है। वो अंदर से सोचता है डन स्मिथ। डन स्मिथ कहता है कि वो क्लीन के सपनों वाले सेल्फ पर अपने कॉन्शियस सेल्फ से ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि आम लोग अपने सपने कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लीन सोचता है अंदर से रुको। क्लाइन सोचता है कि डन स्मिथ ने सिर्फ वही देखा जो वो चाहता था। क्लाइन सोचता है अंदर से क्या मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ। डन स्मिथ कहता है कि वो कंफर्म कर सकता है कि क्लाइन ने इस घटना की वजह से कुछ यादें खो दी हैं। डन स्मिथ ये भी कहता है कि वो खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करेगा और वो है डन स्मिथ, अ नाइट हॉक। क्लाइन सोचता है अ नाइट हॉक, क्या नाइट हॉक्स वही बियॉन्डर्स हैं जो जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने मेंशन किया था? वो ही तो है चर्च ऑफ द एवरनाइट के नीचे। क्लाइन पूछता है कि क्या डन स्मिथ उसके सपनों को कंट्रोल कर रहा था और क्या इसी वजह से उसने अभी ऐसा सपना देखा। डन स्मिथ कहता है कि उसने बस क्लाइन के सपने में घुसकर कुछ गाइडेंस दी। वो समझाता है कि जब कोई सपने देख रहा होता है तो उनके सप्रेस्ड थॉट्स और इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जो सब कुछ क्योटिक और एब्सर्ड बना देते हैं। लेकिन सच कभी न कभी मिल ही जाता है और एक पुराने हाथ की तरह उसके लिए सच्चाई ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। क्लाइन सोचता है यानी अगर मैं अर्थ पे कुछ सपने देखता हूं तो वो जरूर जान जाएगा। क्लाइन सोचता है अभी के सपने में मैं बहुत क्लियर हेडेड था। मुझे अच्छे से पता था कि क्या कहना है और क्या नहीं। क्लाइन डन स्मिथ से पूछता है क्या वो अब पूरी तरह से मानते हैं कि उसकी यादें खत्म हो गईं। डन स्मिथ कुछ चुप हो जाता है। डन स्मिथ पूछता है क्या क्लाइन को इस पर शॉक नहीं लग रहा। डन स्मिथ कहता है कि जिसे भी उसने पहले मिले हैं, चाहे उन्होंने अभी सपने देखे हों, वो कभी भी बियॉन्डर पावर्स पर विश्वास नहीं करते। वो बस ये सोचते हैं कि वो अभी भी सपने में है। क्लाइन फिर रिस्पॉन्ड करता है कहकर कि वो उम्मीद और दुआ करता है कि बियॉन्डर पावर्स उसकी मदद कर सके। डन स्मिथ कहता है कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच है और शायद ये सिर्फ लक की वजह से नहीं है कि क्लाइन अब तक जिंदा है। क्लाइन पूछता है क्या वो अब घर जा सकता है। डन स्मिथ कहता है नहीं और कहता है कि क्लाइन को अब भी उसके साथ जाना है और एक्सपर्ट से मिलना है। क्लाइन पूछता है क्यों। क्लाइन को अंदर से लगता है कि ये तो मजाक होना चाहिए, और अगर वो एक्सपर्ट को पता है कि डन स्मिथ ने उससे अपने सपने में क्या गाइडेंस दी, वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर ये एक्सपर्ट हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग या कुछ और है तो ये उस बात को नहीं छुपा सकता कि उसने पुनर्जन्म लिया है। डन स्मिथ कहता है कि वो सपनों के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें दोबारा चेक करने में कोई बुराई नहीं। वो आगे कहता है कि उन दोनों की स्पेशलिटीज अलग हैं और शायद वो क्लाइन को कुछ उसकी यादें वापस लाने में मदद कर सके। जैसे शायद वो उस नोटबुक की करंट लोकेशन याद दिलाने में हेल्प करे जिसकी उसने इतनी चिंता की थी, वो एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक। क्लाइन पूछता है क्या। डन स्मिथ कहता है कि उन्हें वो 4th एपोक का नोटबुक नहीं मिला और उन्होंने मिस्टर वेल्च के घर में हर जगह देखा पर कुछ नहीं मिला। क्लाइन कहता है कि वेल्च मर चुका है और नाया भी मर चुकी है। डन स्मिथ क्लाइन को बताता है कि वो सिर्फ एक ही बचा हुआ क्लू है। क्लाइन सोचता है कि नोटबुक गायब हो गया और ये बहुत अजीब है, उसने कभी सोचा नहीं था 4th एपोक नोटबुक कहाँ है। डन स्मिथ क्लाइन को बुलाता है, कहता है कि उन्हें वेल्च के घर जाना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट उनका इंतजार कर रहा है वहाँ। क्लाइन सोचता है अंदर ही अंदर कि वो भाग जाना चाहता है, पर बियॉन्डर्स आम इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है। वो सोचता है कि डन स्मिथ ने अपने सपने के दौरान कैसे रिएक्ट किया, इससे उसका गार्ड पहले से ही रेज्ड है। उसका सोचना है कि और क्या, डन स्मिथ जरूर गन ले जा रहा है। वो सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो ट्रांस माइग्रेट हुआ है, इसलिए उसकी मेंटल स्टेट में कुछ खास है, या फिर ये लक एनहांसमेंट रिचुअल का किसी स्पेशल इफेक्ट है। डन स्मिथ फिर क्लाइंट से पूछता है कि उसने अपने सपने के एंड में क्यों भागने की कोशिश की। पूछता है कि उन्हें किस चीज से डर लग रहा था। क्लाइंट मानता है कि उससे याद नहीं है कि उसने वेल्च के घर पर क्या किया, नहीं उससे वहां पे जानों की मौत का याद है। उससे डर है कि शायद वो खुद ही दोषी है और इस पॉसिबिलिटी का सामना करने से वो बहुत स्केर्ड है, इसलिए उसने सोचा कि सदर्न कॉन्टिनेंट भाग कर नई जिंदगी शुरू करना बेटर होगा। डन स्मिथ का रिस्पॉन्स है कि अगर वो उसी सिचुएशन में होते तो वही करते। क्लाइंट फिर पूछता है क्या ये सच है कि क्लाइंट बाद में डन स्मिथ के साथ एक कैरिज में है। डन स्मिथ एक केस याद करते हैं जो कुछ साल पहले का है, एक कल्ट से जुड़ा हुआ। उस कल्ट ने अपने फॉलोअर्स को सुसाइड करने के लिए कहा, जैसे कि लिविंग सैक्रिफाइसेस। उनमें से एक फॉलोअर अपनी भूल से जीत गया और कल्ट के बारे में रिपोर्ट की। केस जल्दी सॉल्व हो गया और उन्होंने कंफर्म किया कि उसके आसपास कोई डेमोनिक सेंट्स नहीं थे। उसके बाद उसने एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया। क्लाइंट जब उसने सुना कि डन स्मिथ की कहानी का आदमी ने अपने आप को गलती से मार दिया, तो वो हैरानी से ये बात दोहराता है। गाड़ी के पहिए जब रास्ते पर चल रहे हैं तो आवाज भर जाती है। डन स्मिथ ये अनाउंस करता है कि वो वेल्च के घर पहुंच गए हैं और क्लाइंट को गाड़ी से उतरने को कहता है। क्लाइंट जवाब देता है कहकर कि वो उतर जाएगा। डन स्मिथ एक एक्सपर्ट का परिचय देता है जो बाहर की दुनिया में अव्वा काउंटी की सबसे मशहूर स्पिरिट मीडियम के रूप में जाना जाता है, पर यह सिर्फ एक ढोंग है। डन स्मिथ कहता है कि उसकी असली पहचान है, वो सबसे बड़ी स्पिरिट मीडियम डेली है। डेली एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में सोफा पे बैठी है। उसके सामने एक टेबल पर एक दिया जल रहा है। वो डन स्मिथ और क्लाइंट को गुड इवनिंग कहकर ग्रीट करती है। डन स्मिथ डेली से पूछता है क्या कोई रिजल्ट्स हैं। घर के अंदर डेली, डन स्मिथ और क्लाइंट बैठे हुए हैं। डेली देखती है कि असली स्पिरिट्स पहले ही गायब हो चुकी हैं, वेल्च और नाया भी। वो कहती है कि ये तो काफी ट्रिकी है। डन स्मिथ डेली को क्लाइंट मोरिटी से मिलाता है, कहकर कि वो देखने की कोशिश करे अगर उनसे कुछ पता कर सके। डेली उन्हें थोड़ा मुस्कुराहट के साथ देखती है। क्लाइंट के दिमाग में सोच चल रही है, सोचता है कि उसका क्या करना चाहिए और अगर वो उसकी राज खुल गई। डेली कहती है कि जो वो करने वाली है वो उसे अनकंफर्टेबल करेगा, उसे तकलीफ देगा और शायद कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकती है फ्यूचर में। वो उससे फ्रेग्रेंसेस देने का ऑफर करती है, कहकर कि ये उसे एक स्मूथ और जेंटल फीलिंग देंगे और वो धीरे धीरे रिलैक्स कर सकता है, फिर वो उस फीलिंग में पूरी तरह डूब सकता है। क्लाइंट अब सोचता है कि ये स्ट्रेंज लगता है। डन स्मिथ उससे कहता है कि इसमें इतना अजीब नहीं है, समझाते हुए कि ये लोग चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स जैसे नहीं हैं और उनके तरफ औरतें भी मर्दों का मजाक उड़ा सकती हैं। डन स्मिथ को पूरा भरोसा है कि क्लाइंट इस बात को समझ सकता है क्योंकि उसकी माँ एवरनाइट गॉडेस की बहुत बड़ी भक्त थी और वो और उसका बड़ा भाई दोनों चर्च के संडे स्कूल की क्लासेस लेते थे। क्लाइंट कहता है कि उससे समझ आता है पर उसने कभी ये नहीं सोचा। डन स्मिथ उससे कहता है कि टेंशन मत लो, डेली ऐसा ज्यादा नहीं करती, वो बस ये तरीका इस्तेमाल कर रही है ताकि वो शांत हो सके। डन स्मिथ ये भी कहता है कि वो कॉर्पसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है न कि मर्दों में। डेली कहती है कि वो उससे इतना रीपर्स वर्स क्यों दिखा रही है। डेली समझाती है कि जो वो उससे दे रही है वो एक हर्बल डिस्टिलेट है जो नाइट वैनिला, स्लम्बर फ्लावर और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर है। डेली एक छोटी सील ट्यूब पकड़ती है और बताती है कि इसे वो अमांथा कहती हैं, जो हर्मेस भाषा में शांति का मतलब है, और उन्हें ये सुनिश्चित करती है कि इसका स्मेल बहुत अच्छा है। फिर वो एक और ट्यूब दिखाती हैं जिसे आई ऑफ द स्पिरिट कहती हैं। डेली आई ऑफ द स्पिरिट कैसे तैयार होता है ये डिटेल में बताती हैं, कहकर कि इसे ड्रैगो और पोलर ट्रीज की काठी और पत्तियों से बनाया गया है। इन्हें 7 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, 3 बार डेकट किया जाता है और फिर सब कुछ लैंटीवाइन में डूबा दिया जाता है। और वो बताती हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कई इनकेंटेशंस शामिल किया जाता है। वो कहती हैं कि ये मीडियमशिप में बहुत मददगार है और इतना स्ट्रांग है कि लोगों को एक खास फीलिंग से मोहित कर सकता है। क्लाइंट को लगता है कि ये फीलिंग उसकी लक एनहांसमेंट रिचुअल जैसी है। उसके बाद डेली कहती है कि उनसे अपना परिचय देना चाहिए। वो एस्पिरिट मीडियम डेली हैं। क्लाइंट सोचता है कि उनके पास कुछ नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके और बस उम्मीद कर सकता है कि उनमें कुछ स्पेशल है, पर यह बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। डेली को लगता है कि उसे थोड़ा हेल्प चाहिए क्योंकि वो दुश्मन नहीं है, इसलिए उससे सीधा या रफ ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्लाइंट को लगता है कि इसमें वो क्रेजीनेस नहीं है जो लक एनहांसमेंट रिचुअल में थी, वो क्रेजीनेस जो उसको एक्सप्लोड करने की फीलिंग दे रही थी।